हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आज का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट न्यूज़ है, बक्सवा फॉरेस्ट भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ओके, बक्सवा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल होती है। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर इंदौर है। जिले यहाँ पर 52 हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी और सिंधी है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल की अगर बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 231 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में अवस्थित है। अजय कुमार मित्तल जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्तर पश्चिम में राजस्थान से इसकी सीमा स्पर्श होती है। कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क यहीं पर अवस्थित हैं। मध्य प्रदेश की रीवा को जो है सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं और मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट और सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दालों का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश राज्य में ही होता है। तानसेन पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार भी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, तो ये भी याद रखिएगा। खजुराहो के टेम्पल मध्य प्रदेश में ही अवस्थित हैं। झांसी के और तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है? ए ऑप्शन अल्पाइन वन, बी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। बक्सवा फॉरेस्ट अभियान क्यों शुरू किया गया? यह जंगल में हीरा खनन के खिलाफ शुरू किया गया था और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 2.15 लाख पेड़ों की कटाई के खिलाफ है। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और हीरा की बात आई है तो मध्य प्रदेश का पन्ना नामक स्थान है जहाँ पर हीरा की खदानें हैं, वहाँ पर हीरा प्राप्त होता है। यह अभियान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगभग 2.15 लाख पेड़ों की कटाई के खिलाफ है। इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा हीरा खनन प्रक्रिया के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक में कौन से देश शामिल हैं? तो ओपेक में कौन से देश शामिल है? लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपेक में 13 सदस्य देश हैं जिनमें ऊपर वर्णित तीनों शामिल हैं। ओपेक की अगर बात करें तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फाउंडेड जो हुआ था सितंबर 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो मोहम्मद वर्कीनोडो हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश ओपेक के संस्थापक सदस्य रहे हैं? ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है कुवैत, सी ऑप्शन है वेनेजुएला, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1960 में बगदाद के सम्मेलन में बनाया गया था। रचनाकारों की अगर बात करें तो इसमें ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन है स्वीडन, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो आप सभी को पता है ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक प्लस ग्रुप में कौन से देश शामिल हैं? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है नाइजीरिया, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है कनाडा। तो ओपेक ग्रुप प्लस ग्रुप में रसिया शामिल है। रसिया की बात आ रही है तो रसिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी होती है रूबेल। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो कि 2036 तक रहेंगे। एंड यहाँ पर एक जो संसद है उसका नाम होता है ड्यूमा और रूस और भारत के मध्य में सैन्य अभ्यास होता है इंद्राभ्यास। ओपेक के अलावा कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देशों में ओपेक प्लस देशों के रूप में जाना जाता है। इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, सूडान कंट्रीज़ आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए एक एक्सोस्केलेटन सूट किसके द्वारा बनाया जाता है? ए ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है HAL, सी ऑप्शन है DDP और डी ऑप्शन है
HFMC। तो इसका DRDO बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। DRDO की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं। DRDO रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ओके, भारतीय सेना के लिए एस्को स्केलेटन सूट का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। भारतीय सेना की अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्षगांठ की अगर बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस के रूप में। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस एक्सोस्केलेटन सूट के लाभों में से एक है? पहला कथन कहा गया यह सैनिकों की अतिरिक्त वहन क्षमता को लगभग 100 किलोग्राम बढ़ा देता है। और दूसरा यह कम से कम 8 घंटे का परिचालन समय और बैटरी बैकअप होने पर 3 से 5 घंटे प्रदान करता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों ही कथन सही हैं या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है? तो इसके दोनों कहे गए कथन सही हैं। कहा जाता है कि एक एक्सोस्केलेटन सूट एक सैनिक की अतिरिक्त वहन क्षमता के लिए 100 किलोग्राम बढ़ाने का काम करता है। कम से कम 8 घंटे परिचालन के समय के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें 3 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप होता है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक किस प्रकार का संगठन है? ए ऑप्शन अस्थाई अंतर सरकारी, बी ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन, सी ऑप्शन स्थायी सरकारी संगठन। स्थायी अंतर सरकारी संगठन मतलब कि परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपेक जो है परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1960 में बगदाद के सम्मेलन में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध लोगों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आभासी तरीके से वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज पहल या पोर्टल लॉन्च किया है। सेज पोर्टल एकमात्र ऐसा एक्सेस है जहां बुजुर्ग लोग अपनी सभी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने रेफ्रिजरेटर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा समाधान लागू करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशन इंजीनियरिंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ही हस्ताक्षर किए गए हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक संयुक्त उद्यम ने हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन उद्योग में ऊर्जा कुशल और स्वच्छ ऊर्जा समाधान को लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट्स रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक फसलों का 40% कीटों से क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने ये अनुमान लगाया है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम और इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। की रिपोर्ट साइंटिफिक रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हर साल आक्रामक कीटों के कारण लगभग 40% कृषि उत्पाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के नुकसान से बचने के लिए 1 बिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को डैश द्वारा बहाल किया जाना चाहिए, जो कि FAO द्वारा जारी डैश बिकमिंग जनरेशन रेस्टोरेशन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर पीपल नेचर एंड क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार है। तो खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट बिकमिंग जनरेशन #जनरेशन रिस्टोरेशन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर पीपल नेचर एंड क्लाइमेट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया, जैव विविधता के नुकसान से बचने के लिए 2030 तक चीन के आकार के बराबर भूमि या बिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश से सिंघुआ विश्वविद्यालय 2021 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में ऊपर है, जबकि डैश भारतीय विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान पर है। तो चीन से सिंघुआ विश्वविद्यालय 2021 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में सबसे ऊपर है, जबकि IIC बेंगलोर भारतीय विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थानों पर है।
2021 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में आईआईसी बैंगलोर 37वें, आईआईटी रोपड़ 25वें और आईआईटी इंदौर 78वें ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में स्थान हासिल किया है। 18 भारतीय विद्यालयों ने इसे शीर्ष 200 रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है, जबकि इस रैंकिंग में चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सामान्य आर्थिक स्थितियों पर प्रतिवादी की धारणा प्रदान करता है। हाल ही में आरबीआई ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया, जिसे कोविड-19 रोग की दूसरी लहर के कारण अब तक का सबसे निचला स्तर दर्ज किया गया है। करंट सिचुएशन इंडेक्स गिरकर 48.5 और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स गिरकर 96.4 पर आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है? तो आईएनएस संध्यक जो है सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था, जिसे डीकमीशन कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल आईएनएस संध्यक को 4 जुलाई 2021 को विशाखापट्टनम में नौसेना से डीकमीशन कर दिया गया। यह पोत 40 साल पुराना था। इसने 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं। यह श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987, ऑपरेशन इंद्रधनुष फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट 2004 जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन का हिस्सा भी रहा था। भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो वाइस एडमिरल करमबीर सिंह भदौरिया जी इसके अध्यक्ष हैं और जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? तो एनटीपीसी इसका हस्ताक्षरकर्ता बना है। सरकारी स्वामित्व वाली बिजली क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनटीपीसी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट की एक हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। पानी और स्वच्छता के बेहतर प्रबंधन के लिए कंपनियों द्वारा प्रयास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। इससे 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है। अगली अपडेट है, सीबीएसई ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये प्रोग्राम पेश किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा साइंस विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। ये कदम नई शिक्षा नीति जो 2020 के अनुरूप है। ये नए नियम 2021-22 शैक्षणिक सत्र में लागू होंगे। सीबीएसई अनुसार इन विषयों से छात्रों की विश्लेषणात्मक सोच और समस्या सुलझाने के कौशल विकसित होने की उम्मीद है। लेनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो ये डेनमार्क में किया जाएगा। डेनमार्क सरकार ने लेनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। यह द्वीप 1 वर्ग किलोमीटर 2.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा। इसके बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर और तूफान से बचाने के लिए इसकी परिधि के चारों ओर एक बांध प्रणाली भी शामिल होगी। यह द्वीप सुरंग सड़कों और मेट्रो लाइनों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको बेस्ट ऑडियो सुनने के मिलेंगे। टॉप अपडेट करंट अफेयर्स के साथ इंग्लिश करंट अफेयर भी सुनने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अपने ओपिनियन सजेशन क्वेरी सब कुछ लिख सकते हैं और उनको पूरा रिजॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।